वो 10 गलतियां जो अक्सर गोट फार्मर करते हैं, वो 10 गलतियां क्या हैं और उनका हल क्या है। आपने जब गोट फार्मिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम ये 10 गलतियां आप ना करें और उससे अपने नुकसान को बचा सकें। सबसे पहली गलती वो है फार्म की स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, शेल्टर, जो जानवरों की पनाहगाह है उसको इग्नोर करना। अब ये शेल्टर, ये पनाहगाह, ये फार्म, ये स्ट्रक्चर, ये डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए? ऐसा हो कि जिसके अंदर जानवर स्ट्रेस के अंदर ना आए, बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त ना करनी पड़े, वेंटिलेशन, हवा के क्रॉस होने का सिलसिला जो है वो अच्छा होना चाहिए। फार्म का जो बेड है, जो नीचे फर्श है, वो हर वक्त गीला ना हो, खुश्क हो, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। दूसरे नंबर पे जानवरों की जो खुराक है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप जानवर अच्छे ले आएँ, आप उनका फार्म, उनकी स्ट्रक्चर अच्छी बना लें, आप वैक्सीनेशन शेड्यूल, उनकी हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग अच्छी कर लें, लेकिन जब तक आप उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुतवाज़न खुराक नहीं देंगे तब तक जानवर लॉन्ग टर्म आपको मुनाफा नहीं दे सकते, लॉन्ग टर्म सेहतयाब नहीं हो सकते, अपना वज़न नहीं बढ़ाएंगे, अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे। जानवरों की खुराक को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप दे सकते हैं जानवरों को अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ चारा, अच्छी क्वालिटी की आप जानवरों को हे यानी कि खुश्क चारा दे सकते हैं, वंडा या TMR। इन सारी चीज़ों को जब हम पैरेलल मुतवाज़न तरीके से लेके चलेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि जानवर को सिर्फ सब्ज़ चारे पे रखें, सिर्फ खुश्क चारे पे रखें, सिर्फ वंडे पे रखें, बल्कि ये सारी चीज़ें ही जानवर की एक मुतवाज़न खुराक बनती हैं। टोटल मिक्स्ड राशन की सूरत में जब हम सारी चीज़ों को मुतवाज़न और बैलेंस तरीके से लेके चलते हैं तब जानवर अपनी नशो नुमा भी अच्छे तरीके से करते हैं और अपना वज़न भी अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे है हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ मॉनिटरिंग क्या है? हेल्थ मॉनिटरिंग है गाहे बगाहे अपने जानवरों को चेक करना। इस वजह से मैं कहता हूं कि फार्म के अंदर जो मुलाजिम आपने रखा है वो कम से कम इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो जानवरों को एक बार नज़र मारे तो उससे ये पता चल जाए कि कौन सा जानवर है जो बिल्कुल ठीक है इस वक्त और कौन सा जानवर है जो ज़रा सा डल हो रहा है, बीमारी की अलामात जाहिर कर रहा है या जिससे टेम्परेचर हो सकता है। इसी के साथ आपके फार्म पे जो शख्स मौजूद है उसे कम से कम जो बेसिक हेल्थ की टिप्स हैं, जो बेसिक हेल्थ की मैनेजमेंट है वो आनी चाहिए। तब तक इसलिए कि जब आप जानवरों के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाएं तो जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो तो कम से कम आप कर लें ताकि बेसिक लेवल पे ही जानवर की जान ना चली जाए। यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक बकरी का बच्चा, उसे डायरिया हुआ है। अब आपकी सतह पे आपने क्या करना है? अपने तौर पे ये करना है कि डायरिया लगा है जानवर को, उससे उसकी एनर्जी खत्म हुई है, उसके जिस्म से पानी निकला है, उसके जिस्म से नमकियात निकले हैं। तो आपने क्या करना है कि आप ये ना करें कि डायरेक्ट डायरिया का इलाज ढूंढें, बल्कि जब तक आपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर आपसे बेहतर जानता है कि डायरिया का इलाज क्या है। आपने ये करना है कि जानवर को निमकोल वाला पानी पिलाएं। अगर आपके पास निमकोल अवेलेबल नहीं है फिर आप क्या करें? फिर आप ये करें कि पानी के अंदर चीनी और नमक मिक्स करके जानवर को पिलाएं। तब तक पिलाएं जब तक उसका डायरिया ना रुके और उसके जो जिस्म के अंदर पानी की कमी हो रही है डायरिया रिक लगने की वजह से वो कमी पूरी हो, वो जो नमकियात उसके डायरिया के थ्रू निकल गए हैं वो पूरे हों, ताकि उसको इन चीज़ की कमी की वजह से डेथ ना हो। जानवर की डायरिया की वजह से डेथ नहीं होती, जानवर की जिस्म से जो डायरिया की वजह से पानी निकल गया, जो नमकियात निकल गए हैं, उस वजह से जानवर की डेथ होती है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं एग्जांपल मैंने दी, तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो आप फार्म पे बंदा रखें या आप खुद अपने फार्म पे हैं तो जानवर को आपको ऑब्जर्व करें। सुबह शाम जब वो चारा खा रहे हैं तब ऑब्जर्व करें, खास तौर पे चारा खाने के वक्त के कौन सा जानवर है वो चारा। इस वक्त अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो जानवर ठीक होगा वो चारा जरूर खाएगा, जिस जानवर को बुखार होगा वो चारा नहीं खाएगा, जिस जानवर को कोई बीमारी के अंदर मुब्तला है वो चारा कम खाएगा, ढीला मुंह करके। बाकी सारे जानवर जल्दी से इकट्ठे हो जाएंगे, वो लेट आएगा। इस तरह की जो है कंडीशंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब जानवर को आप चारा खिला रहे हैं। वैक्सीनेशन का शेड्यूल उसको आप समझें, अगर आप खुद नहीं आपको पता तो आप जो अपने करीबी डॉक्टर है उससे आप मशवरा करें, उससे जो वैक्सीनेशन है अपने जानवरों की वो मुकम्मल तरीके से करवाएं। बहरहाल वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो मैं चैनल पे अपलोड पहले भी किया हुआ है, अब मज़ीद दोबारा कर दूंगा। तो चौथा पॉइंट है वो ये है
कि जो साइड पे बाड़ है जानवरों की उसको नेग्लेक्ट करना। अगर उसकी ऊंचाई आप कम ज्यादा रखेंगे तो उससे आपको मसला हो सकता है। जो बकरियां हैं चालाक जानवर है, सारा दिन बच्चे फुदकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, बाड़ें फलांग जाते हैं। अगर आप छोटी बाड़ रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो शख्स काम कर रहा है उसको मेहनत ज्यादा, उसकी भाग दौड़ सारा दिन लगी रहेगी कि फलां इधर निकल गया इधर निकल। तो बाड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, फार्म की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने फर्श को गीला रखा है, आपने फर्श फॉर एग्जांपल आप इस तरह का बना लिया आपने कि नीचे फर्श गीला रहता है, तो तब आपने जो खुर हैं उनका खास तौर पे ख्याल रखना है। खुरों के खराब होने की वजह से आपका पूरा जानवर ज़ाय हो सकता है। लंगड़ा जानवर हो गया तो समझो जानवर ज़ाय हो चुका है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है ओवर क्राउडिंग का, बहुत ज़्यादा हजूम। एक जानवर की रहने की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज़रूरत कितनी है जगह की। अगर आपने एक फार्म बनाया है, आधे हिस्से पे आपने शेड बनाया है, ऊपर साया है, अगला हिस्सा जो है वो आपने खाली छोड़ा है मुकम्मल हवा के लिए। अंदर जानवर की ज़रूरत कितनी है रहने की, और बाहर जो आपने आसमान के नीचे जगह छोड़ी हुई है जिसके गिर्द बाड़ लगाई है, वहां जानवर की रहने की ज़रूरत कितनी है। ये सारी चीज़ें जब आपको ज़रूरत का पता होगा तब उसके मुताबिक आप अपना फार्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे। सातवें नंबर पे है पैरासाइट का कंट्रोल। आप खुराक अच्छी दे लें, आप फर्श अच्छा बना लें, आप एलिवेटेड फ्लोरिंग कर लें, आप डेली मॉनिटरिंग करें, सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर है, लेकिन जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं, जानवर के खून के अंदर कीड़े हैं, वो कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, कभी भी वजन नहीं बढ़ाएगा, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। इस वजह से कब अपने जानवरों का आपने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना है, गाहे बगाहे अपने जानवरों के जो मेंगने हैं, फीसेस हैं, उनका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते रहा करें, ताकि अगर जो पैरासाइट हैं वो ओवरलोडेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो आप साथ साथ उनकी डीवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई और खून के कीड़ों की दवाइयों का इस्तेमाल आप करते रहें, ताकि तब तक जाके बाज़ का इस तरह होता है कि जब खून के कीड़े होते हैं या पेट के कीड़े होते हैं तो जानवर अलामात तब जाहिर जाके करता है जब उसके अंदर खून का कतरा नहीं रहता। तब इलाज करना और जानवर की सेहत को बहाल करना बहुत मुश्किल काम हो चुका होता है। आठवां जो पॉइंट है वो है ब्रीडिंग का शेड्यूल। सीजनल ब्रीडिंग की अक्सर मैं बात करता हूं। अगर आपने ब्रीडिंग का शेड्यूल नहीं बनाया तो क्या उसका नुकसान क्या होगा कि आपके बच्चे सारे सर्दियों के अंदर पैदा हो रहे हैं। सर्दियों के अंदर बच्चों की मैनेजमेंट देखभाल करना खासा मुश्किल काम है, बच्चों की डेथ रेशो बढ़ जाती है, शर्मवाद बढ़ जाती है। जब आप ब्रीडिंग को प्लान करेंगे तब आपने ये चीज़ देखना है कि जब आप बकरियों को क्रॉस करवाने लगे हैं इसके 5 महीने बाद कहीं बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी तो नहीं है, तो इन दोनों कंडीशंस में जानवरों की जो बच्चे हैं उनकी शर्मवाद ज़्यादा होती है, उनकी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने ब्रीडिंग मैनेजमेंट ज़रूर करनी है। 9वां पॉइंट ये है जो कि अक्सर लोग फॉलो नहीं करते, रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग क्या होती है जी? आपके फार्म पे जो काम हो रहा है आपने उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, वैक्सीनेशन का शेड्यूल, कब वैक्सीन हुई, किस डेट को, किस टाइम और कौन सी वैक्सीन हुई। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगली वैक्सीन आपने अपने डॉक्टर से पूछना है, अगली वैक्सीन ये जो हमने की है इसकी बूस्टर डोज कब लगनी है। बकरियों के अंदर टोटल 3 वैक्सीन है, आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। ब्रीडिंग की डेट्स का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सी बकरी किस वक्त क्रॉस हुई, ताकि अगर किसी बकरी ने अबार्शन कर दिया तब आपको पता हो कि ये अबार्शन है, ये नॉर्मल से पहले बच्चा आ गया। अगर कोई बकरी ज्यादा टाइम ले रही है तब आपको पता होगा कि ये बकरी ज्यादा टाइम ले रही है, हम डॉक्टर को चेक करवाएं कहीं बच्चा अंदर मर तो नहीं गया, या ये फास्ट प्रेगनेंसी है, जिस चीज को हम प्रेग्नेंट समझ रहे थे वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, या हाइड्रोलेंटाइस, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस खैर हो सकती हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने डेट लिखनी है। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री की आप तारीख लिख सकते हैं कि कौन सा जानवर किस डेट को बीमार हुआ था, क्या बीमारी थी, क्या इलाज हुआ था और कितने दिन में जानवर ठीक होगा। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। उसके बाद एक और चीज जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जितना नॉलेज हमारे पास आ गया बस इनफ है, अब हमने किसी से नहीं सीखना, अब हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो ये चीज नुकसान देती है। साइंस नित नए तजर्बात के साथ डेली तरक्की कर रही है, इस वजह से चीज़ों को सीखने की और दूसरों के नॉलेज को अगर वो प्रैक्टिकली अप्लाइड हैं, साउंड हैं, तो आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। इससे आप मजीद तरक्की कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।